एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लास 12 फिजिक्स मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आज ये डेरिवेशन हम समझेंगे। एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब हमें जानना जरूरी है। उसके बाद हम दंड चुंबक को उसमें रखेंगे और फिर बल आघूर्ण लगेगा। तो पहले तो बात हम करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिसको आप समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि जिसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वे न सिर्फ एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर तो होती ही है, परंतु एक दूसरे से समान दूरी पर भी होती है। तो हम कहते हैं एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर भी हैं, तो हम कहेंगे एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब आप इसमें किसको रख रहे हैं? इसमें दंड चुंबक को रखना है। तो दंड चुंबक के बारे में कुछ बातें आप तय कर लीजिए। NS, हम दंड चुंबक को NS मानेंगे और उसको इस एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को रखेंगे। और दंड चुंबक के बारे में यह है कि ये इसकी जो NS एक दंड चुंबक है, तो इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है वो 2L है और इसकी ध्रुव प्राबल्यता M है। तो जब भी आप दंड चुंबक की बात करें तो आप दो बातें जरूर कहिएगा, उसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है और ध्रुव प्राबल्यता कितनी है। तो यहाँ इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है और ध्रुव प्राबल्यता m है। अब इसको कहाँ रखा गया है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक, मतलब इस दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो देखिए रख दिया, कितने कोण पर रखा? थीटा कोण पर रखा है। तो देखिए ये यहाँ तक पूरा हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया और दंड चुंबक को उसमें थीटा कोण पर रख दिया। तो ये हो गया हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक। अब रखने के बाद क्या होता है, देखिए जैसे ही आप इसको रखते हैं तो इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से क्या होता है कि ये जो चुंबक का सिरा N है, इस चुंबक के सिरे N पर एक बल MB क्षेत्र की दिशा में काम करने लगता है। इस तरीके से m ध्रुव प्राबल्यता है और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो एक MB बल जो है वो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में काम करने लगता है। किस पर? सिरे N पर। और इसी प्रकार सिरे S पर भी एक बल MB जो है क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करने लगता है। तो सिरे N पर एक बल MB क्षेत्र की दिशा में और सिरे S पर एक बल MB क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करने लगता है। अब मजेदार बात क्या है, देखिए दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, ये भी MB ये भी MB, दिशाओं में विपरीत हैं, एक इधर है एक इधर है और एक दूसरे के समांतर भी हैं। देखिए ये देखिए ये लाइन और ये लाइन देखिए एक दूसरे के समांतर भी हैं। तो इनकी तीन क्वालिटी हमने बताई कि ये जो बल लगे हैं कि सिरे N पर एक बल MB क्षेत्र की दिशा में, सिरे S पर एक बल MB क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। दोनों बल परिमाण में बराबर, दिशाओं में विपरीत और एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो ये फिर एक प्रत्यानयन बल युग्म बनाएंगे जिसको हम कहेंगे MB MB। और ये प्रत्यानयन बल युग्म क्या करेगा कि इस चुंबक को घुमाकर इस क्षेत्र B के समांतर लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। तो कुल मिलाकर ये प्रयास करेगा कि ये जो चुंबक है ये इस क्षेत्र B के समांतर आ जाए। क्या देखा हमने अभी तक? हमने देखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया, तो ऐसे आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना दीजिएगा थोड़ी थोड़ी दूर पे और उसके अंदर एक चुंबक को रख दीजिएगा। चुंबक का नाम आप NS दे दीजिएगा, उसकी ध्रुव प्राबल्यता M हो जाएगी, प्रभावकारी लंबाई 2L हो जाएगी और यहाँ थीटा कोण पर रखिएगा। अब जैसे ही आप इसको रखेंगे तो सिरे N पर एक बल MB क्षेत्र की दिशा में लगाइएगा, सिरे S पर एक बल MB क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगाइएगा। ये दोनों बल परिमाण में क्या है? बराबर हैं, दिशाओं में क्या है? विपरीत हैं, एक दूसरे के समांतर भी हैं। तो ये MB MB एक प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करेंगे और ये जो प्रत्यानयन बल युग्म होगा ये कोशिश करेगा इस चुंबक को इस क्षेत्र B के समांतर लाने की। तो इस प्रत्यानयन बल युग्म का जो आघूर्ण होगा उसकी गणना हमको करना है। तो चलिए इस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण की हम गणना करेंगे। तो इस दंड चुंबक पर लगने वाला है जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होगा वो होगा एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्या है प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र? एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये बल युग्म का आघूर्ण हमने क्लास 11 में पढ़ा था।
जिसमें यही होता है कि एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, वो होता है बलयुग्म का आघूर्ण। तो यहाँ देखिए एक बल आपका एम है, एक बल एम है, तो एक कोई भी बल ले लिया आपने तो यहाँ एम ले लेंगे। चलिए अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इसको यहाँ से लंबवत लीजिए, इसको यहाँ से लीजिए, तो ये आपकी जो दूरी हो जाएगी ये दोनों बलों के बीच की क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए एक बल तो ऐसे आ रहा है, ये एक बल है, ये दूसरा बल है, तो ये इनके बीच की क्या है, लंबवत दूरी NP, और एक बल क्या है, MB है। तो बलयुग्म के आघूर्ण को आप टो से व्यक्त कर दीजिए, तो टो इज इक्वल टू हो जाएगा MB, ये एक बल हो गया, गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हो गई NP। देखिए MB गुणा NP, एक बल MB कोई सा भी ले लीजिए और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हो गई NP। देखिए एक बल ऐसे जा रहा है, एक बल ऐसे जा रहा है, तो ये इनके बीच की क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी। अब आपको NP का मान निकालना है, मतलब इसका मान आपको निकालना है NP का। तो चलिए बहुत आसान है NP का मान निकालना, क्योंकि हमारे पास में ध्यान से देखें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा ही है। तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज हो गया है, NSP या NPS जो भी आप कहना चाहें। तो जो हमारा समकोण त्रिभुज है NSP या NPS में है, तो वो हम यहाँ से निकालते हैं कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए NP, ये NP हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको, NP चाहिए। हमको दिया क्या है, SP दिया है क्या, नहीं दिया है, NS दिया है 2L। तो डेफिनेटली अब हमको चाहिए लंब भुजा और दी हुई है कर्ण भुजा। तो फार्मूला जो लगेगा वो लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब लग सकता है। तो हम लगाएंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब भुजा कौन सी है, NP, कर्ण भुजा कौन सी है, NS। तो यहां हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू NP अपान NS। क्लियर हुआ। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये NP में आपने साइन थीटा ही क्यों लगाया। तो देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आपको NP की जरूरत है, आपके पास NS है, तो ट्राइंगल के अंदर जो समकोण त्रिभुज है उसमें आप आराम से कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू NP अपान NS, है ना। तो ये NP अपान NS लिख दीजिएगा, ये साइन थीटा बन जाएगा। तो साइन थीटा का उपयोग इसीलिए किया, लंब बटे कर्ण, क्योंकि लंब भुजा निकालना है और कर्ण भुजा दी हुई है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू NP अपान NS, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा NP अपान 2L। देखिए NP अपान 2L और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल लीजिए NP की, 2L साइन थीटा, ये NP का मान आ गया। देखिए आप 2L साइन थीटा, ये देखिए 2L साइन थीटा, ये वाला मान उठाकर आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 का रूप हो जाएगा टो इज इक्वल टू MB गुणा 2L साइन थीटा। ठीक है, MB गुणित 2L साइन थीटा। ठीक है, ये NP का आपने मान भर दिया। अब बड़ी मजेदार बात, ये मान भरने के बाद देखिए कि ये M गुणा 2L, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m ध्रुव प्राबल्यता, और गुणा 2L ये होती है प्रभावकारी लंबाई। तो ध्रुव प्राबल्यता और प्रभावकारी लंबाई स्मॉल m गुणा 2L को हम बोलते हैं कैपिटल M, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण आपका कैपिटल M हो जाएगा स्मॉल m गुणा 2L। तो स्मॉल m और 2L की जगह आपने लिख दिया कैपिटल M, तो ये हो जाएगा कैपिटल M कैपिटल B साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू M क्रॉस B, मतलब M और B का जो सदिश गुणनफल है वो टो के बराबर है, मतलब इनके सम्मिलित तल के ये क्या है, लंबवत है। तो इसकी दिशा भी आप इससे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा, मतलब ये जो बलयुग्म का आघूर्ण है ये अधिकतम कब होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो बलयुग्म का आघूर्ण है अधिकतम तब होगा जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, तो टो इज इक्वल टू MB आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको लंबवत रखेंगे, चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र के मतलब 90 डिग्री पर रखेंगे, तो ये आपका जो बल आघूर्ण या बलयुग्म का आघूर्ण है ये सर्वाधिक होगा। चलिए इसी इक्वेशन नंबर 2 से एक और केस पर बात करते हैं, और यहाँ से हम चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं कि यदि B इज इक्वल टू 1 कर दें और थीटा इज इक्वल टू 90 कर दें, तो थीटा 90 हुआ तो फिर तो ठीक है, साइन 90 1 हो जाएगा, है ना। तो आपका ये, और B आपने ऑलरेडी 1 कर दिया, तो टो बराबर क्या बचेगा, M। देखिए टो इज इक्वल टू M, क्योंकि B 1 है और साइन 90 1 हो गया। तो दो बातें आपने मानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टो इज इक्वल टू MB, ये मैक्सिमम हो गया। तो ये तो आपका कब अधिकतम होता है, ये हो गया। अब आपने यहाँ से फिर लिया
कि B इज इक्वल टू सपोज 1, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण इकाई है, और थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, तो टो इज इक्वल टू बचेगा आपका m, है ना। तो ऐसे में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किसके बराबर हो रहा है, देखिए आप, ये चुंबकीय आघूर्ण बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो गया। कब, जब B 1 है और थीटा 90 है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन बना लीजिए कि जब चुंबक को एकांक तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए ये B का मान आपने 1 कर दिया, मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है एकांक तीव्रता का समरूप चुंबकीय क्षेत्र आपने ले लिया और उसके लंबवत रख दिया है। देखिए इसको, मैग्नेट को ऐसे लंबवत रख देंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो एकांक तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो जो चुंबक पर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होगा वो टो के बराबर होगा। टो कौन, जो उस समय उस पर जो कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होगा। ये जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण इस समय इस पर काम करेगा, उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा ये चुंबकीय आघूर्ण। तो क्या हुआ कि जब B 1 कर दें, मतलब चुंबक को इकाई तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, और कैसे रख दें, थीटा 90 मतलब लंबवत रख दें, तो जो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होगा वो उस पर उस समय कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा।